हाँ भाई सुनिए, आपके लिए एक सूचना है। नहीं, शिकायत से कुछ को नहीं 18 हो रही है। सरप्राइज टेस्ट चीटिंग की थी कल तो आपने फोन करी, पक्की बात है। 500 रुपया कौन ले जाओगे बाद में? ऐसे टेस्ट होने चाहिए ना। क्लास में मर्यादाओं का ध्यान रखें, ऐसी हरकतें ना करें जो मैं ऐसे बताऊं तो आपको शर्मिंदा होना पड़े। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट गेट वाले आ गए क्या ऊपर से? साथ में पहले ही बैठे हो क्या? ठीक। जलवायु पढ़ रहे थे और जलवायु में हमें ऋतुओं के बारे में देख रहे थे। हाँ जी, सूचना बता देंगे। सूचना यही थी कि भाई आपने कल टेस्ट है ना ईमानदारी से दिया था। हाँ, टेस्ट ईमानदारी से दिया था। आगे भी ऐसे टेस्ट आपको समय समय पर दिए जाते रहेंगे, है ना। आपकी जो मेहनत है ना, जी तोड़ मेहनत, वो देख करके बस दिल खुश हो गया। अब टेस्ट में नंबर किसके कम आते हैं? सबसे ज्यादा नंबर वाले को तो सर कर देंगे सरप्राइज, वो टेस्ट इनाम दे देंगे, और सबसे कम आया है उनको 500 रुपये मेरी तरफ से दिया जाएगा। ये देखो, ये ऐसे लोग हैं कि सर पहले बताना चाहिए था। बताओ, आपको तो कितना ही मोटिवेट कर दो, रहोगे वहीं के वहीं। 500 रुपये के चक्कर में सर पहले बताना चाहिए था, हम तो खाली छोड़ के आ जाते। देखो, हम जलवायु देख रहे थे। हाँ जी, ये हमने कल डायग्राम देखा था, और ये डायग्राम किसका है? उपसौर और अपसौर का। बताओ, उपसौर किसे कहते हैं? उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य पृथ्वी के नजदीक या पृथ्वी सूर्य के नजदीक, हाँ, पृथ्वी सूर्य के नजदीक स्थित होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? और दूर वाली स्थिति को क्या कहते हैं? जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग 1 वर्ष लगता है। 1 वर्ष में एक बार एक दिन ऐसा है जब सबसे दूरी पर होती है, वो स्थिति कौन सी है? और नजदीक वाली स्थिति। अब उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को, और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। अब हम बात करें कि भाई ऐसा कैसे कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में है, फिर भी क्या पड़ती है? सर्दी। और जुलाई के महीने में पृथ्वी सूर्य सबसे
दूरी पर है, फिर भी क्या बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि ये है सूर्य, है ना, और ये है इधर ही पृथ्वी। कौन सी स्थिति है, बड़ा बना देता हूं थोड़ा सा ना, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इधर ये कौन सी स्थिति है भाई, ये है उपसौर की स्थिति। उपसौर की स्थिति क्या होती है, जब सूर्य पृथ्वी के, अब ये जो राउंड लगा के आती है इधर से इधर, ये जो इधर से घूम के आती है, इसका मतलब दो पोजीशन तो किए होगी, ये मान लो सूर्य है, अब एक तो ये तो कौन सी स्थिति है, उपसौर वाली, और ये कौन सी है, अब पृथ्वी ऐसे आती है या फिर ऐसे घूम के आती है, ऐसे घूम के आती है, इसका मतलब इसकी एक पोजीशन यहां जाएगी, बताओ जाएगी कि नहीं जाएगी, ये वाली, सही है या गलत है, एक पोजीशन ये है और दूसरी पोजीशन ये है, पृथ्वी की चार स्थितियां, सही है क्या चारों, अरे सही है क्या, सही है, ठीक है। अब देखो आप, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है क्या, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, कितनी डिग्री झुकी हुई है, देखो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पर मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 23.5 और 3.5, हमें 3 अक्षांश चाहिए, एक तो 0 डिग्री चाहिए और एक 23.5 नॉर्थ वाला और एक 23.5 साउथ वाला। 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उसका नाम क्या है, कर्क रेखा, और दक्षिण वाले का नाम क्या है, तो हम यहाँ पे 3 रेखाएं बनाएंगे। ये सबसे पहले तो ये कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है बताओ, कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है, और ये कौन सी रेखा है, 3 रेखाएं बना दी। अब जैसी कंडीशन यहां है वैसे की वैसी यहां बना दूं क्या, बताओ, वैसे की वैसी पृथ्वी झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। यहां से ये कौन सी रेखा और ये कौन सी रेखा, 3 रेखाएं बना दी। यही कंडीशन यहां पे होगी, कौन सी रेखा है ये, कौन सी रेखा दिख रही है आपको, भूमध्य रेखा दिख रही है, और यही, बस आपको इतनी बातें ध्यान रखें, ये जो लोकेशन बनी है इन सब की वो सही है गलत है, ये क्या है, ये सूर्य है, और ये चारों ओर जो आ रही है कौन से है, कैसे चक्कर लगाती है, मान लो इधर से इधर, ये फिर इधर, और ये इधर, ये स्थिति वैसे कौन सी स्थिति है, उपसौर की है या अपसौर की है, उपसौर, अपसौर को तो आप भूल जाइए एक बार। अब बताइए, जब पृथ्वी यहां पे है तब सूर्य के सामने, तब सूर्य के सामने कौन सी रेखा वाला भाग है, सूर्य के सामने कौन सी रेखा वाला भाग है, बताइए कौन सी रेखा वाला भाग है, ठीक है, अगर यहां पे है तो ये कौन सी रेखा है, और अगर यहां पे है तो कौन सी होगी फिर, और यहां है तो देखो आप, इस समय सूर्य के सामने यानी सूर्य कौन सी रेखा पे सीधा चमक रहा है, कौन सी रेखा पे, कर्क रेखा पे सूर्य कब चमकता है, 21 जून को, 21
जून को चमकता है। सूर्य कर्क रेखा पे सीधा कब चमक रहा है? 21 जून को। और ये कौन सी रेखा पर है? मकर रेखा। कब चमकता है? 22 दिसंबर को चमकता। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? कितना समय? 365 दिन, यानी 1 वर्ष का समय लग रहा है। अगर मैं कहूं यहां से वहां आने में कितना समय लग रहा है, देखो 21 जून और 22 दिसंबर में कितने महीने का अंतर है? 6 महीने का। यहां से वहां जाने में 6 महीने लग रहे हैं, तो वहां से वहां जाने में कितना समय? ठीक है। भारत के बीच से कौन सी रेखा? भारत के बीच से कौन सी रेखा? ये आपका भारत, यही तो है, कर्क रेखा जा रही है। ठीक है। और यहां पर ये भारत, ये। अब जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर तो है, लेकिन सूर्य कौन सी रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं? कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही हैं। अब कर्क रेखा पे सीधी पड़ने का मतलब क्या है? ये पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं। ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध है और नीचे वाला कौन सा गोलार्ध है? इसका मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला जो गोलार्ध है, यहां पे क्या होगा? गर्मी होगी, सर्दी होगी? गर्मी की सर्दी? गर्मी। तो ये उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु चल रही है भाई? ग्रीष्म ऋतु चल रही है। बात समझ में आ रही है? और ये दक्षिण वाला जो गोलार्ध है, यहां पे कौन सी ऋतु? देखो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या पड़ रही है भाई? तिरछी पड़ रही है। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ रही है? गर्मी, और नीचे वाले गोलार्ध में सर्दी। अब जब पृथ्वी यहां से यहां आती है, यहां से यहां आने में कितना समय? 3 महीने का समय लगता है। अब यहां से यहां आती है तो सूर्य किस रेखा पे सीधा जाएगा? सूर्य कौन सी रेखा पे सीधा चमकता है? और भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा कब चमकता है? इसके 3 महीने बाद में कितनी तारीख आएगी? 23 सितंबर। कितने सितंबर? 23 सितंबर को सूर्य कौन सी रेखा पे सीधा होता है? अब देखो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पड़ेगी, इसमें दोनों गोलार्धों में सूर्य का प्रकाश क्या पहुंचेगा? बराबर पहुंचेगा। कहीं का भी दिन बड़ा नहीं, कहीं का भी दिन छोटा नहीं, ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। ऐसा मौसम कब होता है? जब गर्मी सर्दी नहीं होती। कब होता है? देखो सितंबर के महीने में ना गर्मी पड़ती है ना, क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य कौन सी रेखा पे सीधा चमक रहा है? भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो ना तो सर्दी गर्मी होती है, ना दिन रात का छोटा बड़ा होता है। उतना ही बड़ा दिन होता है, उतनी बड़ी। ठीक है। अब बताओ ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला कौन सा है? अब इस समय हमारे यहां ग्रीष्म ऋतु थी, तो ग्रीष्म ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु? भाई सितंबर महीने में किस प्रकार की ऋतु होती है बताओ? सर्दी होती है क्या? नहीं होती। तो गर्मी होती है। तो सर्दी भी नहीं गर्मी भी नहीं, तो कौन सी? शरद ऋतु, है ना? ये उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु है बताओ? बात समझ में आ रही है क्या? देखो पृथ्वी यहां थी, अब कहां गई है? धीरे धीरे यहां आ गई। यहां आते ही कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 23 सितंबर को, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? अब बताओ यहां दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु थी? शीत ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आती है? शीत के बाद में डायरेक्ट कौन सी आती है? बसंत आती है। तो बताओ यहां पे दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत ऋतु चल रही है। 3 महीने का अंतर है। 3 महीने के बाद में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी? शरद, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी? 3 महीने बाद पृथ्वी घूम के इधर आ जाएगी। इधर आएगी तो सूर्य के सबसे नजदीक वाली स्थिति बनेगी। बनेगी क्या? अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। अब नजदीक आएगी तो यहां से 3 महीने बाद में कौन सा डेट आ जाएगी? 22 दिसंबर आ जाएगी। अब 22 दिसंबर को सूर्य कौन सी रेखा पे होता है? कौन सी रेखा पे होता है? मकर रेखा पे होता है। अब मकर रेखा पे होगा तो दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला गोलार्ध है, यहां पे क्या होगा भाई? गर्मी, यानी यहां पे तो कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। और ऊपर वाला गोलार्ध है, यहां पे कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। देखो पृथ्वी सूर्य के नजदीक है, फिर भी हमारे क्या पड़ रही है? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं?
तिरछी पड़ती है। जिस समय पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है उस समय मकर रेखा वाला भाग पे सूर्य किरणें क्या पड़ रही हैं, सीधी। इसका मतलब गर्मी कहां पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे इतनी गर्मी हो जाती है कि वहां के जंगलों में आग लग जाती है। कोरोना के समय आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, है ना, गर्मी की वजह से हो जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध की कौन सी ऋतु हो गई और दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है। कितनी तारीख की बात हो रही है, ठीक है। इसके 3 महीने के बाद में क्या होगा, 3 महीने के बाद में आएंगे कितने मार्च से, कितने मार्च से, 21 मार्च, 23 नहीं है, कितने मार्च से, 21 मार्च को सूर्य फिर से कौन सी रेखा पर भाई, भूमध्य रेखा पर। और फिर से वही कंडीशन, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है तो ना सर्दी ना गर्मी, दिन रात भी बराबर। बताओ मार्च के महीने में सर्दी गर्मी होती है क्या, हाँ या ना में जवाब दो, होती है कि नहीं होती, हाँ। तो इस समय देखो ये ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध है और ये वाला, बताओ उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु चल रही है, शीत के बाद में कौन सी आती है, बसंत है, शीत के बाद में कौन सी, और यहां पे ग्रीष्म के बाद में शरद है, ग्रीष्म के बाद में शरद। अब वापस घूम के इधर आएगी तो देखो यहां पे फिर से कौन सी रेखा सीधी आ जाएगी, फिर से कौन सी रेखा, कर्क रेखा। इस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है, और बदल बदल के स्थान सामने आते हैं और क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। अगर पृथ्वी झुकी नहीं होती तो ऋतु परिवर्तन होता क्या भाई, ये जो बदल बदल के स्थान आए हैं वो किस वजह से आए हैं। अगर पृथ्वी एकदम सीधी होती तो वहां इस समय भी सूर्य कौन सी रेखा पे रहता, वहां पे जाता तब भी भूमध्य रेखा, और यहां पे रहता तो भी। अब झुकी होने के कारण जैसे पृथ्वी घूम के आती है तो स्थान बदल बदल के सामने आते हैं, ऋतु परिवर्तन हो जाता है। कंडीशन यहां देखें, कितनी तारीख है, 21 जून को क्या होता है। अब इसका दूसरा डायग्राम देखो, इस प्रकार से बना सकते हैं हम, जैसे ये 3 रेखाएं, मेन तो ये डायग्राम है भाई, इसी से हम ये डायग्राम निकाल रहे हैं। यहां पे ये सूर्य, बताओ सूर्य कौन सी रेखा पे है, कौन सी रेखा पे सीधा चमक रहा है, यही कंडीशन है, यहां पे बना दी, कौन सी रेखा पे है सूर्य, कितने तारीख को। फिर ये देखो यहां वाली कंडीशन आ गई, कौन सी रेखा, कौन सी रेखा पे, फिर ये वाली कंडीशन आ गई, कौन सी रेखा, और फिर वापस ये वाली कौन सी रेखा, और फिर वापस है ये जो रेड डॉट में दिखाए गए ये क्या है, सूर्य की स्थिति है। अब जैसे देखो सूर्य 21 जून को कहां पे, ठीक है, सूर्य ये कितनी तारीख है, 23 सितंबर, ये कितनी तारीख है, 22 दिसंबर, और ये कितनी तारीख है, 21 मार्च। ये देखो इस प्रकार से यहां वही डायग्राम, ये डायग्राम ये वाला। अब देखो 21 तारीख को क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ये आपको खुद को लिखना पड़ेगा, फिर या तो बोर्ड की तरफ देखोगे या मेरी तरफ, मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपसे जैसे ही समझाया आपको लिखना पड़ेगा कि 21 जून को क्या कंडीशन रहती है और इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो प्रभाव बता रहा हूं, देख लो ध्यान से, किसी को भी देखने नहीं दूंगा इधर उधर से, खुद को लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा ही, देख लेना आप। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो 2 बार नहीं 10 बार बता सकते हैं, लेकिन समझाने के बाद भी नहीं लिखोगे तो बक्सा नहीं जाएगा। ये चेतावनी है, अच्छी लगे या बुरी लगी, बात समझ में आ गई। देखो आप 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पे सूर्य होता है तो क्या होता है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसका सबसे बड़ा दिन, ऊपर वाला गोलार्ध है इसका सबसे, अगर दिन बड़ा तो रात है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध का 21 जून है वो सबसे बड़ा दिन है और सबसे, बात समझ में आई। इसका अपोजिट देखो 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे, उत्तरी गोलार्ध का बड़ा है तो दक्षिणी गोलार्ध का, और दिन छोटा हो जाएगा तो रातें
21 जून की दो कंडीशन, उत्तरी गोलार्ध में तो बड़ा दिन रात छोटी, और दक्षिणी गोलार्ध में, अब मैं पूछूं भाई दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताओ, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात बताओ, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात बताओ, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बताओ। सबका उत्तर क्या है? जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है, दोनों कंडीशन सेम है। देखो ये कितने तारीख है और वो कितनी है, दोनों सेम कंडीशन है। सूर्य कौन सी रेखा पे है? भूमध्य रेखा। जब सूर्य भूमध्य रेखा पे होता है तो क्या होता है? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उस स्थिति को विषुव कहते हैं। बताओ उसको क्या कहते हैं? इसलिए भूमध्य रेखा को, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उसे कहते हैं विषुव। इसलिए भूमध्य, भूमध्य तो नाम क्या है? हिंदी का नाम है। भू का मतलब, ज्योग्राफी का नाम क्या है इसका? विषुवत। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है उस कंडीशन को कहते हैं विषुव है, इसलिए नाम क्या हो गया? जब सूर्य विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है तो क्या होता है? कहां? दिन रात बराबर कहां? हाँ, दोनों गोलार्धों में, यानी पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा। क्या कर रहे हो? लिख रहे हो क्या? हाँ तो मैं लिखा दे मत टेंशन लो, लिखा दे। यहाँ हो रही होगी, लिखाऊंगा कोई मार्कू लिखाऊंगा, कोई नाम भूल जाऊंगा, मैं लिखा दे। दिमाग लगा लियो ठीक, दिमाग का चिंता में यो दिमाग निकले ये तो भगवान दिए तन। मैं लिखा दे, एक एक लाइन लिखा दे, लिखेड़ा दे दे, दुखी मत हो। ठीक दुखी हो ना मेरे कहीं हो जाए बात, मैं नोट्स दे दे तन पूरा बनाएड़ा एकदम बढ़िया डायग्राम समेत। किताब लिया दे बढ़िया मोटी मोटी किताब लिया दे। एक बात समझ ली, तारा राम जी महाराज बदलो कर समझ थान दया को नहीं आगे थोड़ी बहुत कि कहीं ढांडा कर लाग रहे हैं। गांव में हर हरिया आया करें धोती भी लेना यहाँ गाल के बाई तेरे बीर ने दियो दान। मैं क्या हो रही आजकल का मास्टर, ये भी कौन कैस के कौन कुछ दिए है, ये भी कौन कैस के कौन कुछ दे दियो, क्योंकि दिक्कत आ जाए तो समझो दे बंदवा मजदूरा समझो, थाने भी आ मजदूरी करी पड़ सके है, थाने भी कर सके थे भी रस्ते पर आस को, तो समझो बात ने जक्का गेला मे गया भी गेला थे ना जाओ, है ना। ये बढ़िया पढ़ दो। टीचर को काम तो ही हुआ है कि आगे जो ब्रेकर आ रहे है भी को कह देनो कभी आगे ब्रेकर है तेरे सामू देख ली, अब बाद में ते बटे पढ़ो मरो थारी मर्जी। जहां कोई बाइक लेके जा रहे हैं थारो तो ही काम है भाई स्टैंड के कर ले ऊंचो कर ले, वो थारी सोनी नेक्स्ट सोनी बाबी पर डिपेंड है। टीचर का इतना ही काम होता है कि आपको क्या कर दें, दिशा निर्देश करके गाइड कर दें कि भाई ऐसे कर लो, आप नहीं करोगे तो फिर उसके कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप थोड़ा सा समझो, भावनाओं को समझो। भावनाएं समझते हो ना, इनमें भी ना कर रहे होते, ठीक है। जब सूर्य कौन सी रेखा पर हो, भूमध्य रेखा पे हो, तो पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं ना, उस कंडीशन को इक्विनोक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब पूछें कि बताओ इक्विनोक्स की स्थिति क्या है, तो जब पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं? बराबर। इसका मतलब कौन सी रेखा ऐसी है जहां पे ऋतु परिवर्तन का प्रभाव नहीं देखने को मिलता? हाँ, भूमध्य रेखा पर कभी भी आपको ऋतु परिवर्तन का प्रभाव ही नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में दोनों कंडीशन बची। कौन सी कंडीशन? सूर्य 22 दिसंबर को किस रेखा पर स्थित रहता है? क्या प्रभाव पड़ेगा? 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और बात समझ में आई या नहीं आई? और देखो, जब सूर्य 21 जून के बाद में कहां टर्न करता है? दक्षिण की ओर। जैसे देखो यहां अब आगे जो बढ़ रहा है, यहां से लेकर यहां तक आगे बढ़ रहा है। कब तक? यानी यहां से लेकर यहां तक पृथ्वी होती है, यहां से लेकर यहां तक।
अब यहां से लेके यहां जाएगी तो सूर्य कहां जा रहा है? दक्षिण में जा रहा है, ना। इस स्थिति को कहते हैं सूर्य की कौन सी स्थिति? दक्षिणायन। क्या कहते हैं? दक्षिणायन। और यहां से यहां आ रहा है तो कौन सी स्थिति है? उत्तरायण। जब उत्तरायण होता है तो भारत के तापमान में, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो भारत के तापमान में, और दक्षिणायन होगा तो तापमान में। बात समझ में आ रही है? बताओ वर्तमान में सूर्य की स्थिति कैसी है? उत्तरायण है या दक्षिणायन है? ए या बी? ए में ये है, बी में ये है। उत्तरायण है या दक्षिणायन है? उत्तरायण कैसी होगी भाई? 21 जून तो गए, 21 जून गए नहीं क्या? ओहो गया, गया 21। कितनी तारीख है आज? 28 जून है। देखो मतलब सूर्य की वर्तमान स्थिति कौन सी है? अब धीरे धीरे तापमान क्या होगा? कम होगा। और कब तक कम होगा? 22 दिसंबर तक, है ना। भारत में कंडीशन कुछ ऐसी है कि जनवरी महीना ठंडा रहता है, क्योंकि भारत का धरातल कुछ ऐसा है। धरातल के कारण ही भारत में जनवरी महीना क्या होता है? बल्कि ठंड होने का हिसाब तो कब का होता है? और देखो वर्तमान में दिन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? अब फिलहाल दिन छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। 21 जून के बाद में रोज 1.5 मिनट दिन क्या होता है? छोटा होता है। कब तक छोटा होगा? और 22 दिसंबर के बाद रोज कितने मिनट है? 1.5 मिनट का दिन क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। ये है पूरी ऋतु परिवर्तन की कहानी। अगर किसी के भी नहीं समझ में आए तो दोबारा रिवाइज करा सकते हैं। बताइए आप। देखो आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया गया है। अगर आपको ऐसा स्कूल में पढ़ाया जाया होता तो आज आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। आप जब भी कहीं स्कूल में जाओ, आपको स्कूल मिलेगी राजकीय माध्यमिक विद्यालय पोखरण, समय, चोटने, नाचना, चांदने। तो आप उन स्कूलों में ऐसे पढ़ाना कि उनका जो भविष्य, बच्चों का भविष्य है, उनको ऐसे धक्के नहीं खाने पड़े। आप अपनी आत्मा के साथ में रहना और उन बच्चों का क्या करना? भला करना। और आप जहां पे बच्चों को रहो ना, उनको मोटिवेट ये मत करना कि 5वीं पास कर ले, 8वीं पास कर ले, 10वीं पास कर ले, 12वीं पास कर ले। नहीं, उसको टारगेट बड़े देना हमेशा। आप भी अपने घर में जो बच्चे हैं ना, उनको हमेशा बड़े टारगेट दो। 7वीं, 8वीं, 5वीं, 10वीं में कुछ नहीं पढ़ा, 12वीं में 99% लेकर के बच्चे ऐसे गलियों में घूम रहे हैं। इसका मतलब किसकी वैल्यू नहीं रही? परसेंटेज की वैल्यू नहीं रही। उसको टारगेट दिखाओ कि बेटा आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआईटी होती है, पीएमटी होती है। इन चीजों के बारे में बताओगे तब उसका दिमाग काम करेगा। अब टारगेट क्या दे रखे हैं? 8वीं पास हो जाऊंगा तो साइकिल ले देगा, 10वीं पास हो जाऊंगा तो यहां कर देगा, 12वीं पास हो जाऊंगा। 12वीं तो मतलब टॉप लेवल पर आ जाए, 12वीं के बाद में डाउन। फिर क्या करोगे? यही हालत हमारी है। हमें भी ये नहीं बताया गया था। आपके पास में 10वीं 12वीं में कोई टारगेट नहीं था, 10वीं 12वीं के आधार पे पढ़ रहे थे। अगर उस दिन हमें बता दिया गया होता कि आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो आपको आगे ये पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो क्या पता उस दिन हम वहीं पढ़ के आ जाते उस दिन हमें। लेकिन ये कोई बात नहीं, अब आप सुधरो और आगे वालों को स्कूल में जाना है, ईमानदारी से काम करना है। भारत का भविष्य आपके हाथ में है। नेता लोग उसको तोड़ने पे, नोचने पे उतरे हैं। एक शिक्षक ही है जो देश को आगे ले जाएगा, ले जा सकता है। और आप उसकी पूरी शपथ को क्या करोगे? पूरा करोगे। आप पर मुझे पूरा अंधविश्वास है। आंखें बंद, अंधविश्वास वो नहीं है, यानी बोला आंखें बंद करके विश्वास करता हूं। करोगे ना? पहले तो ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने की शर्तें सुन लो। डायग्राम ऐसा का ऐसा बनना चाहिए। ये कंडीशन दूर की है तो दूर की होनी चाहिए। यहां पे करक रेखा सामने है तो करक रेखा ही सामने आनी चाहिए। यहां पे भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा। या तो बनाना मत, बनाओ तो ईमानदारी से बनाना। पहले तो इधर वाला ये बना लो और फिर ये तो मैं लिखा दूं। और ज्यादा समय भी नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि आप इसको कोड़ने में लग जाओ। ये बाद में बना लेना, इधर वाला, इधर वाला बाद में, इधर वाला पहले।
मैं आ गया, बारिश आ गई, मैं आ गया। मैं ही स्वाद है, बारिश में स्वाद नहीं है। हाल लियो, ये देखो नंबर ना है तो भी वही वर्ड निकला वो। हाल लियो वर्ड है ना, बहुत खतरनाक है, इन सीरियसली ले लो भाई। एक बात और बता देता हूं, गलतियां क्या करोगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप तीनों रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में बना दो। पहले भूमध्य रेखा बना देना बीच वाली, उसके एक इधर और एक इधर कर देना, कहीं ऐसा देखने को मिले कि तीनों रेखा कहां खिसक गई, उत्तरी गोलार्ध में खिसक गई। थोड़ा ध्यान रखो भी, ज्योग्राफी की थोड़ी सी इज्जत करो। देखो मैं चेक करने आऊंगा, ऐसे मत सोचो कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो चेक करने नहीं आएंगे, आऊंगा मैं, नहीं डटूंगा। बेइज्जती भी पूरी तौल के की जाएगी। पढ़ाने वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर पढ़ने वालों को तो जी जान लगा देनी चाहिए। वो सिलेक्शन सामने नहीं आएगा, चल करके गेट के आगे खड़ा हो जाएगा आकर के, आप बाहर आ रहे हो कि मैं अंदर आऊं। कोड नया बना तो रिप्यो ले ले मेरे को नू, बना रखे तो है, निकिता बावड़ी होगी कि बताओ, हाथ फट सा हाथ मारती, रिप्यो दियो, रिपिया करने तो काम हो रहे हैं सारा। अब भूमध्य रेखा यहाँ कहीं रहेगी, कहीं लेके जाओ, ऐसे ही बनेगी यहाँ पर भी। ये पृथ्वी को ऐसे सेम यहाँ की यहाँ जाएगी सीधी, यहाँ से यहाँ से यहाँ, देखो एक बार, नहीं समझ में आएगी बात। तो ये कंडीशन ऐसी है तो ऐसी कैसी यहाँ जाएगी, यहाँ तो ऐसी है, यहाँ जाएगी सीधी हो जाएगी क्या। थोड़ा सा ध्यान से बनाओ, ढंग से। हाँ जी, बताओ। हाँ तो मकर रेखा भी है, उधर वाली कर्क रेखा, क्या दिक्कत हो गई।
देखो ये भी बना देना ना, और यहाँ पे बीच में लिख देना, ये तो मैंने पूरा कर दिया, आप ऐसे गोला करके उसके बीच में ऐसे लिख दो, यानी सूर्य है ये लाइन करके, या यहाँ क्या लिखोगे दक्षिणायन, और ऐसे करके क्या लिखोगे उत्तरायण। साइड में छोटा सा वो भी, यही डायग्राम वो डायग्राम है। बना लिया क्या? बिना देखे नहीं बना सकते क्या? हद होती है भाई, 4 लाइन खींचनी, मम्मी नाको नाको लगा रखे, कट जाओ में, हद हो मतलब। यो के डायग्राम देखेगा थे, यो देख रहा के भी हिसाब से बना लियो, थोड़ो बहुत तो तीसरा दिमाग यूज करो। तार को दे भी सकते हैं कि आप टीचर हो या आशीर्वाद लो, ऐसा नहीं है, खुद विकसित करो, ऐसे थोड़ी होता है। भैरू जी बुलाओगे वरदान दिलाना खातर, ऊपर तक ले आओ इस रेखा को, यहां तक लेके आओ इसको, ऐसे पूरा करक रेखा तक, मकर रेखा से करक रेखा, करक रेखा से मकर रेखा, यहां पे लाके मत छोड़ो। चले लिखो, बाद में बना लेना, पढ़ा है ये। हेडिंग लगाओ नीचे 21 मार्च। अब सौर उपसौर लिखाने की जरूरत है क्या? डायग्राम तो बना लिया था, नहीं जरूरत है। इसमें लिखो 21 जून, हेडिंग लगाओ 21 जून। मार्च लिख दो तो फिर जून लिख दो, जून लिख दो, 21 जून लिखो, 21 जून। देश लगा के लिखो सूर्य, सूर्य करक रेखा पर, सूर्य करक रेखा पर सीधा चमकता है, सूर्य करक रेखा पर सीधा चमकता है। प्रभाव लिखो नीचे, क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव देखो, उत्तरी गोलार्ध में, प्रभाव में लिखिएगा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। ये तो होगी कौन से गोलार्ध की? नीचे लिखो दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात। नीचे हेडिंग लगाओ 21 मार्च ओब्लिक 23 सितंबर, दोनों सेम कंडीशन है। 21 मार्च ओब्लिक 23 सितंबर, 21 मार्च ओब्लिक 23 सितंबर। इसमें लिखो, इसके आगे क्या लिखोगे? सूर्य, सूर्य भूमध्य रेखा पर,
सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। नीचे लिखिए, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, उस स्थिति को इक्विनोक्स कहते हैं। सॉरी, विषुव कहते हैं। इसलिए भूमध्य रेखा को विषुव कहते हैं। इसलिए भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इसलिए भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। प्रभाव लिखिएगा। प्रभाव देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। नीचे लिखो, जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, उस स्थिति को इक्विनोक्स कहते हैं। इक्विनोक्स, ई आधा कै वी नॉक्स। इक्विनोक्स कहते हैं। नीचे एक नोट लगा दो, भूमध्य रेखा पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव। भूमध्य रेखा पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। भूमध्य रेखा पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है। प्रश्न आ जाए कि ऋतु परिवर्तन का प्रभाव नहीं दे पाया जाता तो ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? आगे लिखो, 22 दिसंबर, हेडिंग लगाइए 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, इसमें लिखिएगा सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। प्रभाव लिखिए नीचे, प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध का बताओ क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात। नीचे लिखो, उत्तरी गोलार्ध का
उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन व बड़ी रात। ठीक है, ये आपकी ऋतु परिवर्तन कैसे होता है वो चीजें। आगे हेडिंग लगाइए आप ही, परंपरागत ऋतुएं। परंपरागत ऋतुएं आपको बतानी है, पुरानी जो ऋतुएं हैं वो, फिर हम बात करेंगे वर्तमान में कौन सी ऋतुएं पढ़ी जाती हैं। पुरानी परंपरागत ऋतुएं कितनी है भाई? परंपरागत ऋतुएं कितनी है? क्लास में कोई ऋतु तो नहीं है? है क्या? बताओ तो भाई, आप ही बता दो ऋतु। परंपरागत कितनी प्रकार की ऋतुएं हैं? आप बताओ, इधर से बताओ। 3, 5, 8, 7, 9, 12 कितनी है? 6 परंपरागत ऋतुएं कितनी है? देखो कौन कौन सी हैं, बताओगे क्या? बता दो देगा। पहली कौन सी? देखो हिंदी महीने कितने हैं? 12 महीने हैं। और पहला महीना कौन सा हिंदी महीनों का? अभी ये कौन सा महीना है? वैसे नहीं, हिंदी महीना नहीं, वैसे क्या चल रहा है? जून चल रहा है, जून। आषाढ़ रुको एक बार, जून चल रहा है। जून कौन से कैलेंडर का महीना है? हाँ, तो हिंदी महीनों में पहला महीना कौन सा? चैत्र। अब पहली ऋतु भी होगी तो कहां से स्टार्ट होगी बताओ? पहली ऋतु कौन सी है? बसंत ऋतु है। कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु हिंदी महीने के कौन से महीने आते हैं? पहला कौन सा है? चैत्र। और फिर दूसरा वैशाख। चैत्र और वैशाख। अंग्रेजी महीने इसके बराबर में कौन चलते हैं? मार्च अप्रैल। मार्च और अप्रैल। मार्च अप्रैल। इसके बाद में दूसरी बताओ, बसंत के बाद में कौन सी आती है? ग्रीष्म ऋतु। बसंत के बाद में कौन सी? आगे के महीने आप लिख दोगे। तीसरी कौन सी? ग्रीष्म के बाद में अभी क्या चल रही है? वर्षा स्टार्ट हो गई। फिर वर्षा के बाद में कौन सी आएगी? शरद आ जाएगी, शरद ऋतु। शरद। और शरद के बाद में शीत होती नहीं है, शीत ऋतु नहीं होती भाई, पुरानी ऋतु में शीत ऋतु नहीं थी। हेमंत। कौन सी ऋतु? हेमंत ऋतु। और हेमंत के बाद में लास्ट कौन सी? शीत नहीं है, शिशिर है। कौन सी? शिशिर। देखो ये लास्ट महीने कौन से? 2 महीने बता दो, लास्ट महीने 2 कौन से हैं? माघ और फाल्गुन। फाल्गुन के बाद में कौन आता है? चैत्र। और लास्ट महीने देखो, जनवरी, जनवरी और फरवरी। बीच के महीनों की खालिस्तान की पूर्ति विद्यार्थी स्वयं करें। बीच में जो खालिस्तान दिए हैं उनकी पूर्ति विद्यार्थी स्वयं करेंगे। लिख लो फटाफट। ये नहीं लिखवाएंगे? बताओ। विद्यार्थी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप भी टीचर हो, या तो बोल दो हम टीचर नहीं है। और पता है क्या, जबान पे दिन में एक बार सरस्वती बैठती है। अब आप देख लो, हाँ दिन में एक बार, ऐसे कहते हैं दिन में एक बार जबान से बोला हुआ हर शब्द सत्य होता है। ये तो आते ही होंगे आपको, और नहीं आते तो लिखा देंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? थोड़ी देर पहले तो बता रहा था मैं। एक बार ट्राई तो करो। जेठ, साढ़, सावण, भादवो, आसो से सावधान।
ये देखो मैं जितना आपने कहा उसका 50% कर देता हूं, ये लो। अब ये बात नहीं हुई, देखो है गलत बात पे जा रहे हो आप, ना ना बात गलत जा रहे हो ना आप। देखो इधर देखो आप, चैत्र वैशाख, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु, जेठ लिखूं या ज्येष्ठ लिखूं? ये कौन सा है? ज्येष्ठ है। और ये इसके बाद में आषाढ़, फिर श्रावण और भाद्रपद, उसके बाद में अश्विन नहीं है, आश्विन है। अश्विन तो खिलाड़ी है भाई। कार्तिक, उसके बाद में मार्गशीर्ष, हाँ पो नहीं होता, पोष होता है। क्या होता है? फिर माघ हो रहे फाल्गुन। ये है आपकी परंपरागत ऋतुएं। कल मैं आपसे पूछूंगा बताओ शरद ऋतु कौन से महीनों में, तो क्या बताओगे? ये वाले नाम बताने हैं, शरद ऋतु, आश्विन, कार्तिक। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु कौन से ऋतु में पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है? कौन सी ऋतु में पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है? बताओ। शरद ऋतु में देखो कद बनाया करा आपा, अरे लाडू लुडू कद बनाया करा। सर्दी से पहले, होली के, दिवाली के बाद में, कौन सी ऋतु में? हेमंत ऋतु में पाचन तंत्र वो अच्छे से काम करता है, इसलिए लाडू कब खाओ आपा? हेमंत ऋतु में खाते हैं, है ना। चलो नीचे लिखो। लिख दिया क्या? लिख दो, आराम से लिख दो, कोई जल्दी नहीं है, कहीं नहीं जाना हमें, बाहर में बरस रहा है। ऐसी मौज कहां मिलेगी बताओ? 4 एसियां लगी हैं, आराम से बैठे हो, बाहर ठंडा मौसम है, आगे सामने किताब है, खाने के लिए नाश्ता आ जाएगा, पीने के लिए ठंडा पानी है, और क्या चाहिए आपको? जिंदगी में सुकून ही सुकून है। आगे लिखो, बताओ करश्या भाई, आज करश्या चाह की बात करश्या। हेडिंग लगाओ, ऋतु 3 प्रकार की होती हैं। ऋतु 3 प्रकार, अब जो वर्तमान में चल रही है ना उनकी बात करेंगे। ऋतु 3, ये तो परंपरागत ऋतुएं हैं, फिलहाल जो चल रही हैं वो 3 प्रकार की। ऋतु 3 प्रकार की होती हैं और ये हम पढ़ेंगे कल, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगला बुलेटिन कल दोपहर 12 बजे।